हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। आज जो है काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि किसान को लेकर के जो 3 बिल पारित हुए हैं उसको लेकर के चर्चा करूं। आज मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, कृषि रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करूंगा आज आपके साथ। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को निश्चित तौर पे शेयर कर दें। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट नहीं है? मैंने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स कल भी बताया था और शायद परसों भी बताया था। तो आपको ये बताना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट कौन सा प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी है ओजोन। इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे चीन। हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि चीन ने जो है भारत अपने क्षेत्र में, लद्दाख में और अरुणाचल के क्षेत्र में भारत जो है डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, भारत वहाँ पे जो है पुल बना रहा है या भारत अन्य चीज़ें वहाँ बना रहा है। हाल फिलहाल में 44 नए पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इसको लेकर के जो है चीन का कहना था कि ये पुल जो भारत बना रहा है लद्दाख में या अरुणाचल के क्षेत्रों में, ये पुल भारत को बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लद्दाख और अरुणाचल जो है चीन का पार्ट है। तो इसके बाद भारत सरकार का स्पष्ट कहना है, ये देखो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, इन्होंने कहा है कि चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दे, क्योंकि लद्दाख और अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ पे भारत अगर कुछ निर्माण कर रहा है तो वो भारत की मर्जी पे डिपेंड करेगा, राइट। तो भारत ने एक स्पष्ट संदेश दिया है चीन को। देखो टीआरपी के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे, लगातार आप सुन रहे होंगे कि टीआरपी को लेकर के देश भर में चर्चा है और 2 न्यूज़ चैनल के जो है मालिक है उसको पकड़ के जेल डाला गया है और रिपब्लिक टीवी पे भी कार्रवाई हो रही है। तो रिपब्लिक के पे आरोप लगा है कि उन्होंने टीआरपी के साथ गड़बड़ी करने की कोशिश की है, राइट। तो इसको लेकर के अब क्या हुआ है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस और रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने क्या किया है कि अब टीआरपी को आने वाले 8 से 12 हफ्ते के लिए इसको रोक लगा दी है। यानी 8 से 12 हफ्ता जो है टीआरपी नहीं आएगा किसी भी चैनल में, किसी भी प्रोग्राम में। आखिर टीआरपी कैसे आता था और आखिर टीआरपी को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको समझते हैं हम आपके साथ। सबसे पहले तो ये जानो कि टीआरपी जो है डाटा जो रिलीज होता है वो एक वीक का डाटा एक साथ रिलीज करता है। जैसे मान लो मंडे से फ्राइडे, मंडे से सैटरडे अगर मान लो टेलीविज़न चल रही है तो एक दिन सप्ताह में किसी एक दिन, संडे के दिन या मंडे के दिन, किसी भी एक दिन जो है टीआरपी का एक वीक का डाटा रिलीज होता है। यानी एक वीक में कौन सा चैनल कितना देखा गया, इसका जो डाटा एक तरह से रिलीज होता है एक दिन सप्ताह में। और ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म याद रख लेना, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। ये क्या किया है कि देश भर में 45,000 से अधिक घर में बारोमीटर लगाया। जैसे मान लो ये टेलीविज़न है, इस टेलीविज़न से कनेक्टेड जो है एक मीटर लगा दिया। अब क्या होगा कि ये टेलीविज़न पे अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी न्यूज़ को देखता है, किसी इंटरटेनमेंट चैनल को देखता है, तो जितना ये देखेगा उसके आधार पे और 45,000 घर में जो लगा हुआ टोटल के आधार पे, क्यूमुलेटिव आधार पे जो है टीआरपी सिस्टम काउंट होता है, टीआरपी पता चलता है। ये पता चलता है कि इन 45,000 घर में किन चैनल को कितना समय तक देखा गया और इसी के आधार पे टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी दिया जाता है। अब मान लो आप किसी कंपनी का ओनर हैं या आप किसी इंटरटेनमेंट कंपनी के ओनर हैं। मान लेते हैं कि आप सोनी कंपनी के ओनर हैं, तो आपको पता चल गया कि ये 45,000 घर कौन सा है। आपने क्या किया कि प्रत्येक घर पे कुछ पैसे दे दिए
आपने कहा कि एक काम करो, आप दूसरा टीवी खरीद लो और दूसरा टीवी पे आपको जो देखना है देखो, लेकिन जिस टीवी से आपका 12 मीटर जो है कनेक्टेड है उस टीवी पे सिर्फ आप सोनी इंटरटेनमेंट चैनल ही देखना। तो ऐसे में क्या होगा कि सोनी का जो टीआरपी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, सोनी की टीआरपी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से टीआरपी के साथ मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब आपको पता हो कि एग्जैक्टली किस घर में 12 मीटर लगा हुआ है तब आप टीआरपी के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ऐसा ही करने का कोशिश रिपब्लिक चैनल वगैरह किया गया है, इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आखिर मामला क्या था टीआरपी का। अब आप इस संस्था के बारे में, बार्क के बारे में समझ लीजिए कुछ, यह कि एक औद्योगिक निकाय है यह, जिसका स्वामित्व जो है विज्ञापन दाताओं, यानी जो विज्ञापन देता है। देखो, जिस टीआरपी की आवश्यकता क्यों है, मान लेते हैं कि जिस चैनल के जितना अधिक टीआरपी होगा, तो टीआरपी होगा तो क्या होगा कि जितना भी विज्ञापन दाता है, यानी जो विज्ञापन देता है आपको, यानी जिसके माध्यम से आपको पैसा मिलता है, वो जो है आपको अधिक से अधिक विज्ञापन देगा, या विज्ञापन आपको देगा तो उसका कॉस्ट अधिक देगा, राइट। तो इसलिए विज्ञापन के माध्यम से नॉर्मली टीवी पैसा कमाता है, और विज्ञापन देने वाला ये जरूर देखता है कि किस चैनल को कितना टीआरपी मिल रहा है, राइट। तो ये जो है एक औद्योगिक निकाय है जिसका स्वामित्व जो है विज्ञापन दाताओं के पास होता है, जिसका प्रतिनिधित्व जो है इंडियन सोसाइटी एडवर्टाइजर करती हैं, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। ये सारे के सारे काम जो है संस्था मिल करके बार को रेगुलेट करने का काम करती है, और बार का काम होता है टीआरपी प्रोवाइड करना। आने वाले 6 से 8 वीक के लिए टीआरपी बंद होगा, यानी किसी को टीआरपी नहीं मिलेगा। तो देखो सेकेंड पेज पे ये न्यूज़ दिया हुआ, और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ भी दिया हुआ। देखो, ये देखो टीआरपी का खेल यहाँ पे दिया हुआ। तो दोनों को कंबाइन करके हमने आपके साथ डिस्कस किया, एक बार पढ़ लेना इन दोनों को। देखो, दिल्ली एयर पोल्यूशन पे ऑलरेडी कल भी हमने डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। चीन से तनातनी के बीच में म्यांमार को पहली पनडुब्बी देगा भारत। नाम याद रख लो, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो म्यांमार को जो पहली पनडुब्बी दे रहा भारत, उस पनडुब्बी का नाम है सिंधु वीर। तो बस ये याद रख लेना कि म्यांमार को सिंधु वीर नाम की पनडुब्बी भारत सरकार दे रही है। चलते हैं दूसरे न्यूज़ पे। दूसरा न्यूज़ है कि अमेरिका ने तिब्बत के लिए नियुक्त किया विशेष प्राधिकारी भड़का चीन, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन, देखो यहाँ पे दिया हुआ, मानवाधिकार परिषद में चीन के चुने जाने पे तिब्बती खपा। जो तिब्बत है, तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास करती है। अब देखो, तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में रहती है, और उसका कहना है कि जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य बनाए जाना गलत है। जो चीन अपने यहाँ उइगर मुस्लिम की प्रताड़ना करता है, जिस चीन में आप खुल के बोल नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ, वैसे चीन को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो है सदस्य बनाया गया है, जो अपने आप में गलत है। और अमेरिका ने कल एक तीखी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने कहा कि अच्छा हुआ है कि वो यूएनएचआरसी का सदस्य नहीं है, यूएनएचआरसी से बाहर निकल गया। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। देखो, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है एक डॉक्यूमेंट था, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसका फुल फॉर्म जिसको कह सकते हैं आप अंग्रेजी में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के में पेश किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, राइट। 10 दिसंबर 1948 को इसे पेश किया गया था, और यही कारण है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1948 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है घोषणा पत्र पेश किया गया था।
अब यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। इसमें टोटल 47 मेंबर होते हैं, 47 मेंबर होते हैं और 3 वर्ष के लिए मेंबर इलेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 47 मेंबर होते हैं और 3 वर्ष के लिए जो है मेंबर इलेक्ट होते हैं। यूएनएचआरसी की स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। 15 मार्च 2006 को यूएनएचआरसी की स्थापना हुई थी और इससे पहले जो संस्था था वो था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। बाद में इसको रिप्लेस करके यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी। तो बेसिक फंडा है, बेसिक नॉलेज है, आपको याद होना चाहिए। देखो, लोकपाल के पास नहीं है आपके आदेश पे पुनर्विचार का अधिकार, सॉरी, अपने आदेश के पुनर्विचार का अधिकार। मान लो लोकपाल, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी आदेश को दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश के खिलाफ या उस आदेश के पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपने जो ये आदेश दिया इस पे एक बार फिर से आप विचार कीजिए। क्या लोकपाल के पास ये शक्ति है? तो बिल्कुल नहीं, लोकपाल के पास ये शक्ति नहीं है। और ये कहना है कि भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष का, राइट। देखो, ये सारी संस्था लगभग प्रत्येक दिन न्यूज़ में आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं। डेली हम लोकपाल पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मैं एक बार डिटेल से डिस्कस करता हूँ। अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था 2011 में, अन्ना आंदोलन। और अन्ना आंदोलन के बाद 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया था। लोकपाल जो है केंद्र के लिए होता है और लोकायुक्त जो है राज्यों के लिए होता है। बस इतना याद होना चाहिए आपको। साथ ही साथ वनडे एग्जाम में मैंने देखा था, पूछा गया कि लोकपाल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई है। तो याद रख लेना, लोकपाल की जो शुरुआत है इसकी शुरुआत हुई थी 1809 में स्वीडन में। सबसे पहला देश स्वीडन है, 1809 जिसमें इसकी स्थापना हुई। वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया। 20वीं शताब्दी बाद एक संस्था के रूप में ओम्बड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे में यह अपना प्रणाली जो है अपनाया गया। तो 1962 में जो है न्यूजीलैंड और नॉर्वे में भी अपनाया गया। उसके बाद विकासशील देशों में गुयाना प्रथम विकासशील देश था जिसने 1966 में जो है लोकपाल के कॉन्सेप्ट को अपनाया, राइट। तो बेसिक कुछ पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, पहला देश था स्वीडन जो 1809 में अपनाया। उसके बाद 1962 में न्यूजीलैंड, नॉर्वे जैसे देश अपनाई। और विकासशील देशों में पहला देश था कौन सा? ओके, विकासशील देशों में पहला देश था गुयाना, राइट। तो विकासशील देशों में पहला देश था गुयाना जिसने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। भारत में जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में ही शुरुआत हो गई थी। 1966 में प्रथम प्रशासनिक आयोग ने इसका रिकमेंडेशन किया था। प्रथम प्रशासनिक आयोग ने इसका रिकमेंडेशन किया था और 1968 में लोकपाल विधेयक जो है लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन फाइनल ये पारित नहीं हो पाया था। जो फाइनल पारित हुआ है वो हुआ था 2013 में। दो 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया था लोकपाल में। बस एक अमेंडमेंट भी याद रखना आप कि 2013 का जो एक्ट था, 13 में एक्ट में जो है लोकपाल में जो है विपक्ष के नेता को मान्यता देता है, राइट। लोकपाल में विपक्ष का नेता को मान्यता देता है। लोकपाल जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें विपक्ष का नेता होता है। जो 16 का एक्ट है उस एक्ट में बस इतना अमेंड किया गया, विपक्ष का नेता अगर कोई पद जो है ये पद नहीं दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो वैसे कंडीशन में जो लोकसभा होगा उसके सबसे बड़े दल का नेता को चूज किया जाएगा। मसलन जैसे मान लो लोकसभा में 543 सीट है, विपक्ष के नेता के लिए आपको मिनिमम 10% सीट लोकसभा का लाना है, यानी मिनिमम 55 सीट आएगा तभी जाकर के कांग्रेस को विपक्ष का नेता का पद मिलेगा। और कांग्रेस पिछले 2 सेशन से लगातार 2014 में और 2019 में
दोनों में ही विपक्ष के नेता का पद नहीं ले पाई है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ जहाँ विपक्ष के नेता को पद की आवश्यकता थी वहाँ पे संशोधन करके यह कर दिया गया कि जो लोकसभा में सबसे बड़े दल है उस दल के जो है नेता उसको विपक्ष के रूप में मान्यता देगी, राइट। अब देखो, लोकसभा की संरचना एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। तो 1+8 के कॉन्सेप्ट पे चलता है। एक इसका चेयरपर्सन होगा, 8 सदस्य होगा। लोकपाल का जो चेयरपर्सन होगा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए। ये क्वालिटी होना चाहिए जिसके पास भ्रष्टाचार निरोध नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून और प्रबंधन की न्यूनतम 25 वर्ष का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। यह कहा गया है कि लोकपाल का जो चेयरमैन होगा ये सारी की सारी क्वालिटी होना चाहिए। 8 अधिकतम सदस्यों में आधे जो सदस्य हैं वो न्यायिक सदस्य होगा, राइट। आधे सदस्य यानी 4 सदस्य जो होगा न्यायिक सदस्य होगा और जो 4 सदस्य होगा वो अन्य सदस्य होगा। तो आधे सदस्य न्यायिक होगा। न्यूनतम 50% सदस्य जो होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से आना चाहिए। लोकपाल संस्था का न्यायिक पद या तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अब इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, यानी या तो 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल होगा या उसकी आयु जो है वो 70 वर्ष कंप्लीट होने तक वो लोकपाल के पद पे रह सकते हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चयन समिति जो होते हैं उसमें कौन होते हैं? तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो लोकपाल के लिए जो चयन समिति होती है, चयन समिति में प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे या भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो नामित करेंगे, किसी को नॉमिनेट करेंगे, वो आकर इस समिति के पार्ट होंगे। यानी एक तो पीएम हो गया, एक लोकसभा अध्यक्ष हो गया, 2 तीसरा लोकसभा विपक्ष का नेता हो गया और चौथा जो है मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति। तो 4 व्यक्ति चूज करेंगे कि कौन भारत का लोकपाल होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन इसको समझ लेना आप। एक तो लोकपाल चयन समिति हो गया जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। एक होता है लोकपाल खोजबीन समिति। मान लो लोकपाल खोजबीन समिति का काम क्या है? इन्होंने मान लो 20 लोगों को खोजा, इसमें लोकपाल बनने की क्वालिटी है या ये लोकपाल बनने के इच्छुक हैं या लोकपाल सदस्य बनने के इच्छुक हैं। तो ये 20 लोगों का नाम रिकमेंड कर दिया। आप ये जो नाम रिकमेंड कर देता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा चयन समिति को, प्राइम मिनिस्टर जो लीड करते हैं चयन समिति को, उसको नाम रिकमेंड कर देता है। अब ये प्राइम मिनिस्टर की चयन समिति पे डिपेंड करेगा कि वो इन नामों को माने या ना माने। मान भी सकता, नहीं भी मान सकता। लेकिन लोकपाल खोज समिति का काम है कि लोकपाल की योग्यता रखने वाले कुछ व्यक्ति को खोजा जाए और उसे रिकमेंड कर दिया जाए लोकपाल चयन समिति को, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि लोकपाल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। बाकी पिनाकी चंद्र घोष जो हैं अभी भारत के वर्तमान लोकपाल हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए बने स्वायत्त संस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, तो नेटफ्लिक्स पे काफ़ी लोग मूवी देखते हैं, एमएक्स प्लेयर हो गया या अन्य चीज़ें हो गया, तो वहाँ उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, इसके लिए एक स्वायत्त संस्था की स्थापना सरकार को करनी चाहिए, पहला। दूसरा देखो, ये है एनजीटी के बारे में कि एनजीटी के आदेश का अनुपालन न करने के मामले में केंद्र को नोटिस। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एनजीटी अपने आप में। एनजीटी पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, पिछले वर्ष यूपीएससी ने पूछा था, इस बार नहीं पूछा है लेकिन नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है। एनजीटी की स्थापना जो हुई है 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
एक्ट 2010 के तहत हुआ, राइट। तो एनजीटी एक्ट 2010 में आई है, उसके तहत 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई है और इसे एक सांविधिक संस्था कहा गया, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी कहा गया। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसी दोनों देश के पास एनजीटी जैसी संस्था थी, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जैसी संस्था थी। यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल का अर्थ होता है कि ग्रीनरी को आप इफेक्ट करते हो, पर्यावरण को आप प्रदूषित करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसी संस्था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में थी और तीसरा देश भारत बना। एनजीटी का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में है। 4 इसके रीजनल क्वार्टर हैं, जो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। एनजीटी के पास अगर कोई भी मुद्दा आएगा 6 महीने के अंदर उसे समाधान करना होगा, राइट। अब देखो, एनजीटी 7 महत्वपूर्ण एक्ट में एक्शन ले सकती है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 का अगर उल्लंघन होगा, एनजीटी एक्शन ले सकती है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 का उल्लंघन होगा, एनजीटी एक्शन ले सकती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अगर उल्लंघन होगा, एनजीटी एक्शन ले सकती है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002, इन एक्टों का उल्लंघन होता है तो एनजीटी एक्शन ले सकती है, अदरवाइज एनजीटी एक्शन नहीं लेगी। लेकिन हाँ, अब देखो, एनजीटी की जब आपको आलोचना करना है तो आप लिख सकते हैं कि भारत के 2 महत्वपूर्ण एक्ट जो पर्यावरण से संबंधित हैं उसके उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन नहीं ले सकता, उसको एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और दूसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। दोनों के उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन नहीं ले सकता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एनजीटी का। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर आप यूपीएससी क्वेश्चन देखोगे तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो इसको भी देख लेना, लॉकडाउन या कोरोना वायरस का कभी पॉजिटिव पॉइंट आपको मिले लिखने के लिए, या आपको कभी लिखना होगा लॉकडाउन का क्या प्रॉफिट है, या आपको लिखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस जो आया है, संक्रमण जो आया है, उसका क्या सकारात्मक पक्ष रहा है। तो एक सकारात्मक पक्ष रहा है उसका, सबसे इम्पॉर्टेंट, गंगा हमारी साफ़ हो गई। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, गंगा साफ़ हो गई थी, यमुना नदी हमारी साफ़ हो गई। उसके बाद जो है वायु साफ़ हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई लॉकडाउन के कारण। तो इसको एक बार इस रूप में देख सकते हैं आप। देखो, अटल ने देखा था जोजिला का सपना, 21 वर्ष बाद काम शुरू हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ जोजिला टनल के बारे में, जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगा। 1999 में कारगिल युद्ध के समय में इसकी आवश्यकता हो गई थी। क्यों ऐसा ज़रूरी है? क्योंकि जो है, जो क्षेत्र होता है लद्दाख का क्षेत्र जो होता है, बर्फीला तूफान के कारण जो है ये क्षेत्र लगभग बंद हो जाता है, राइट। लगभग ठंड के समय में ये क्षेत्र बंद हो जाता है, बर्फ़ यहाँ पे काफ़ी अधिक गिरती है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की थी कि इसके लिए एक टनल का निर्माण किया जाए, एक सुरंग का निर्माण किया जाए। तो जो अब शुरू होने वाला, एक बार इसको इस रूप में देख सकते हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला कानून। हालांकि देखो, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ। जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए, खास करके एडिटोरियल पढ़ते वक्त जो राइटर हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये राइटर जुड़े हुए हैं बीजेपी से, सरकार से जुड़े हुए हैं एक तरह से। तो ये ज़्यादातर जो है पॉइंट सरकार के पक्ष में ही लिखने का काम इन्होंने किया, राइट। लेकिन आपको एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट आपको न्यूट्रल रख के सोचना होगा, और हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉइंट पे आज डिस्कस करेंगे।
ओके, देखो सरकार ने क्या हुआ था कि सरकार ने 3 अध्यादेश लाई थी पहले, और यह अध्यादेश लाया था आई गेस जुलाई के आसपास में, राइट। सरकार ने 3 अध्यादेश लाया, और 3 अध्यादेश था। पहला अध्यादेश था आपको कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। ये एक्चुअली इसको कहते हैं एपीएमसी एक्ट में संशोधन। एपीएमसी क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इस एक्ट में संशोधन किया गया है। ये मंडी एक्ट है, 1953 का एक्ट है। दूसरा था मूल्य आश्वासन पे किसानों समझौता अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा अधिनियम 2020। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साधारण शब्दों में। और तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसे कहते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। तीनों क्या है, तीनों में क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तीनों का हम डिस्कस करते हैं। देखो विरोध का जो कारण है, चाहे वो एपीएमसी एक्ट में हो या अन्य एक्ट में हो, जो मंडी होती है, मंडी जो होती है वो राज्य सूची का विषय होती है, राइट। या कृषि जो होता है, कृषि राज्य सूची का विषय होता है। तो कृषि अगर राज्य सूची का विषय है और केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पे कानून बना रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जरूरी इस बात की है, आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र राज्यों से सहमति के आधार पे कानून बनाए। केंद्र राज्यों से बात करने के आधार पे कानून बनाए, बिना बात करके कानून नहीं बनाए। जैसे कल एक एडिटोरियल आया था, मैंने चर्चा भी किया था आपके साथ कि नई शिक्षा नीति 2020 का देश में कहीं भी विरोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नई शिक्षा नीति को लाने से पहले सरकार ने काफ़ी वार्ताएं की थी, काफ़ी लोगों से राय लिया था, काफ़ी वार्ताएं की थी, काफ़ी स्टेट को जागरूक किया था, और उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 लाई। लेकिन एग्रीकल्चर बिल लाने से पहले सरकार ने राज्यों से सहमति नहीं ली, किसानों से राय नहीं ली। हालांकि इसके बावजूद मुझे लगता है कि ये जो बिल है, यह कह सकते हो हरित क्रांति जो 1966-67 के बीच में आई थी, उसके बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म्स एक तरह से इसको कह सकते हैं। चलते हैं डिस्कस करते हैं कि पहला क्या है। पहला है कृषि उपज वाणिज्य व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश अधिनियम 2020, यानी एपीएमसी एक्ट 2020। एपीएमसी क्या होता है? एपीएमसी मतलब होता है कि एक मंडी अधिनियम से कहा गया, यानी जो है किसान जो क्या होगा कि किसान मान लो गेहूँ उपज किया, या किसान मान लो धान का उपज किया, या किसान सब्जी उपज किया, तो किसानों को कहा जाता था कि आप एक काम करें, जो मंडी है पर्टिकुलरली मंडी, इसी मंडी में जाकर के आप अपना सामान बेच सकते हैं। तो एपीएमसी एक्ट के तहत किसान पर्टिकुलरली जो किसान के लिए जो मंडी होती थी, उसी पर्टिकुलरली मंडी में जाकर के अपना सामान बेच सकते थे। एक सेकेंड। तो उसी पर्टिकुलरली मंडी में जाकर के किसान अपना सामान बेच सकते थे। और ये मंडी का जो कितना होता था, कितना डिस्टेंस में होता था, तो किसान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार से जो एवरेज मंडी का डिस्टेंस था वो लगभग 527 किलोमीटर के आसपास था। तो मान लो कि एक किसान अगर अपना फसल उपज करता है, फसल उपजाता है, और उसके बाद उसे बेचने के लिए 500 मीटर के रेंज में जाएगा, 500 किलोमीटर के रेंज में जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी हो रही थी। और मंडी से बेनिफिट किसको होता था? मंडी से बेनिफिट किसको होता था? सबसे अधिक बेनिफिट तो होता था बिचौलिया को, जिसको ब्रोकर कहते हैं उसको। सेकेंडली मंडी से बेनिफिट होता था राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों को मंडी में जो भी मान लो ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी रुपए पैसे के लेन देन हुआ, तो वहाँ पे जो टैक्स लगता था उस टैक्स जाता था राज्य सरकार के पास में, राज्य सरकार की झोली में जाता था। यानी अगर एपीएमसी एक्ट में संशोधन हुआ है, सरकार ने ऐसा किया, तो इससे सबसे अधिक नुकसान हो रहा है राज्य सरकार को, राइट। चलते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है। कि इस अधिनियम के माध्यम से नए पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना की सहायता मिलेगी और किसान और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिए अधिक विकल्प होंगे। यानी अब इस मंडी एक्ट को समाप्त कर दिया गया है, यानी किसान अगर चाहेंगे तो वो मंडी में जाकर के नहीं, कहीं भी किसान बेच सकते हैं।
पहले क्या था कि सिर्फ मंडी में जाइए, आप मंडी में ही जाकर के अपना सामान बेच सकते थे। अब किसानों से कहा गया कि आप मंडी में नहीं, कहीं भी अपना सामान बेच सकते थे। और इसी संदर्भ में हमने कुछ दिन पहले देखा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अपनी मंडी जो है खोल दिया अन्य राज्यों के लिए, यानी हरियाणा में भी जो है अन्य राज्य के लोग जाकर के वहाँ पे अपना सामान बेच सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने देखा कि बिहार के दानापुर से जो है एक ट्रेन चली, जो चली महाराष्ट्र के नागपुर में, और ये बिहार का सामान जो है नागपुर पहुंचा और नागपुर का सामान रिटर्न में फिर बिहार आया। तो यानी बिहार के किसान अब नागपुर में भी अपना सामान बेच सकते हैं, महाराष्ट्र में अपना सामान बेच सकते हैं। नागपुर नहीं, सॉरी, नासिक की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार के दानापुर से जो पहली ट्रेन चली थी, किसान चली थी, वो चली थी नासिक के देवलाली तक, राइट। तो बिहार का अपना फार्मर अब महाराष्ट्र में अपना सामान बेच सकता है और महाराष्ट्र का बिहार में बेच सकता है। इसी संदर्भ में हमने देखा कि बिहार के जो फार्मर थे, खास करके लीची किसान थे, लीची के फार्मर थे, जो बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, उन्होंने अपना सामान किसे भेजा था? उन्होंने अपना सामान जो भेजा था वो भेजा था जर्मनी जैसे देशों में, राइट, ब्रिटेन जैसे देशों में। तो यानी अगर एपीएमसी एक्ट में सरकार संशोधन कर रही है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसान को होगा कि किसान कहीं भी अपना सामान अब बेच सकते हैं। इस अधिनियम के तहत राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अनुसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त व्यापार कर सकता है। यानी वही बातें हैं जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ। साथ ही साथ इस अधिनियम में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग का प्रस्ताव रखा गया। ये जो मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर की जो लीची है वो भेजा गया जर्मनी में, तो ये भेजा गया किसके माध्यम से? ई-नैम के माध्यम से भेजा गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स परचेजिंग के माध्यम से भेजा गया। चलो, बीच का बिचौलिया समाप्त होगा। बिचौलिया समाप्त होगा तो ग्राहकों को भी सामान सस्ता मिलेगा और साथ ही साथ महंगाई भी कम होगी। ग्राहकों को सस्ता मिलने का मतलब होगा कि महंगाई कम होगी और किसानों को अधिक मुनाफा होगा। इसके अलावा मंडी के अलावा जो फार्म गेट हैं, वेयर हाउस हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं आदि का व्यापार और निवेश बढ़ेगा। यानी लोग कोल्ड स्टोरेज में भी सामान रखेंगे, परचेज करके रख सकते हैं, वेयर हाउस में रख सकते हैं, फार्म गेट में रख सकते हैं, यानी इसका जो है लोग इसमें निवेश करना शुरू कर देंगे, राइट। तो ये देखो मंडी एक्ट का पॉजिटिव पॉइंट। अब निगेटिव पॉइंट हम देखते हैं कि निगेटिव पॉइंट क्या है और विरोध क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले विरोध हो रहा है कि किसानों को लग रहा है कि उसका एमएसपी समाप्त हो सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका समाप्त हो सकता है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपकी एमएसपी समाप्त नहीं होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है आपका समाप्त नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि अधिकांश किसान जो है छोटे और सीमांत किसान हैं, जिसके पास कम भूमि है, 1 एकड़ तक की लैंड है, 2 एकड़ तक की लैंड है। देखो, मार्जिनल फार्मर 0 से 1 हेक्टेयर तक के लैंड के किसान को मार्जिनल फार्मर कहा जाता है, यानी सीमांत किसान कहा जाता है। और 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक के लैंड को कहा जाता है स्मॉल फार्मर। ये क्वेश्चन भी पूछा है। तो लगभग 80% से अधिक मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। और मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जो है, ये जो अपने उपज को दूर के बाजार में बेच पाएंगे इसमें असमर्थ हैं, राइट। दूर दूर जाकर वो अपना सामान को नहीं बेच सकते हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पे दिक्कत होगी, क्योंकि उसके पास परिवहन का साधन नहीं है। वो कैसे अपने सामान को 500-600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर के रेंज में बेच सकते हैं? वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से इन सामानों को बेच सकते हैं। तो यह भी एक संशय की स्थिति है। राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा। निश्चित तौर पे राज्य मंडी अगर समाप्त हो जाएगी, मंडी से जो राज्यों को राजस्व आता था वो राजस्व समाप्त हो जाएगा, तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा। और साथ ही साथ कहा गया कि कृषि राज्य सूची का विषय है, अतः राज्यों को भी इस निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट का क्षेत्र है। सबसे बड़ा डिस्प्यूट का कारण यही है कि कृषि राज्य सूची का विषय है और राज्यों को निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए था। तो दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 पहले था, अब इसमें संशोधन किया गया 2020 में।
आपने याद होगा आपको कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो उस समय में दवाई को उसके बाद जो है हैंड्स ग्लव वगैरह को इसको शामिल कर दिया गया था, मास्क वगैरह को शामिल कर दिया गया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। यानी उसका एक लिमिट सीमा से अधिक लोग स्टोर नहीं कर सकता था। काला बाजारी को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था, काला बाजारी आप इसका नहीं कर सकते। देखो तिलहन दलहन आलू प्याज आदि को आवश्यक सूची से हटाया गया है। युद्ध आपदा जैसी स्थिति को छोड़कर इसे संग्रह करने की सीमा है। यानी इसको लाया गया था कालाबाजारी को रोकने के लिए। लेकिन अब क्या किया गया 2020 में, इसमें संशोधन किया गया है कि तिलहन हो गया, दलहन हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया या अन्य उत्पाद हो गया, इसको एक सीमा से अधिक भी अगर चाहे तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। व्यापारी चाहे तो किसान से खरीद करके एक सीमा से अधिक भी रख सकता है, बशर्ते युद्ध और आपदा की स्थिति ना हो देश में, राइट। अब देखो इसमें इसका लाभ क्या होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भंडारण में बढ़ावा मिलेगा। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग निवेश करना शुरू करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी एग्रीकल्चर में निवेश करना शुरू करेगी और ख़ास करके भंडारण में निवेश करना शुरू करेगी। मान लो अगर किसान से एक कंपनी ने परचेज किया उपज, तो इसको रखेगा कहाँ? इसको रखने के लिए उसे कोल्ड स्टोरेज चाहिए। तो कोल्ड स्टोरेज देश में काफ़ी कमी है, तो कोल्ड स्टोरेज को बनाने में निवेश आएगा और उसी निवेश के लिए आवश्यकता है कि हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सरकार ने संशोधन किया, राइट। इसको इस रूप में अभी आप देख सकते हो कि एफसीआई में जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोदाम होगा, आप देख लेना अपने क्षेत्र में, जिस भी राज्य में आप रहते हो, जिस भी जिला में आप रहते हो, उसका कंडीशन जाकर देखना। हजारों टन जो है, लाखों टन अनाज प्रत्येक वर्ष सड़ जाते हैं क्योंकि भंडारण क्षमता इसके पास नहीं है, एफसीआई के पास। तो ऐसे कंडीशन में जो अनाज सड़ जाता है उसका तो कम से कम बचत होगा, राइट। कीमतों में स्थिरता आएगी और कृषि उत्पाद को नुकसान कम होगा और किसानों की फसल बर्बादी नहीं होगी क्योंकि व्यापारी इसे खरीद लेंगे। जैसे मान लो आपने देखा होगा बहुत जगह यूपी वगैरह में खास करके कि किसान ने अधिक से अधिक आलू का उपज कर लिया और आलू का उसे उचित कीमत नहीं मिल पाता था, जिसके कारण जो है वो किसान क्या करते थे कि उस आलू को रोड पे फेंक देते थे। यानी अब क्या होगा, किसान ने अधिक आलू उपज कर लिया, रोड पर फेंकने की उसे नौबत नहीं आएगी क्योंकि वो आलू खरीद कौन लेगा? तो कंपनी खरीद लेगी, राइट। अब देखो हानि क्या है। हानि ये है कि मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी, उन्होंने डिसाइड किया है कि आज मुझे आलू के सेक्टर में निवेश करना है देश में। उन्होंने देश भर में, उसके पास इतना पैसा है कि देश भर में चाहे तो वो पूरे देश का आलू खरीद सकता है और खरीद कर उन्होंने स्टॉक कर लिया, स्टॉक बना लिया और उसके बाद मनमाने ढंग से बाजार में बेचना शुरू कर देगा। ऐसा हो सकता है। तो ये संभावना है कि एक व्यक्ति या कुछ कॉरपोरेट मिल करके पूरा जो है कह सकते हो कृषि उत्पाद पे कब्जा कर सकता है। ये जो है संभावना है और इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ बड़ी कंपनी भंडारण करेगी और बाजार पे नियंत्रण स्थापित कर देगी, यानी बाजार को अपने अनुसार चलाएगी। बाजार में अगर वो चाहेगी कि आज आलू का दाम 100 रुपये किलो बिके तो 100 रुपये किलो बिकेगा और आज चाहेगी कि 15 रुपये किलो बिके तो 15 रुपये किलो बिकेगा। तो मनमाने ढंग से बाजार को रेगुलेट कर सकती है बड़ी कंपनी, इसलिए संशय है यहाँ पे। अब देखो तीसरा क्या है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि एक कंपनी मान लो कि टोमेटो सॉस की कंपनी है। तो टोमेटो सॉस की कंपनी को क्या ज़रूरत होता है? सॉस बनाने के लिए ज़रूरत होता है टमाटर की। तो ये कंपनी ने क्या किया, कंसल्ट किया एक किसान से और इस किसान को कहा कि एक काम कीजिए, आप अपने यहाँ टमाटर उगाइए, टमाटर का बीज हम देंगे आपको, टमाटर की जो तकनीक होगी हम देंगे, अन्य चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे और जितना टमाटर आप उपजाइएगा उसको हम परचेज कर लेंगे। इसी को कहा गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है?
इससे पॉजिटिव पॉइंट यह है कि 86% किसान जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जुड़ पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब हो गया कि किसान को सिक्योरिटी रहेगा कि अगर हम ये पैदा उपज करेंगे तो निश्चित तौर पे इसे लेने वाला कोई है, हमें इसे फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। दूसरा है कि जो कंपनी है वो अगर मान लो टमाटर उपज करने के लिए देगी तो वो बीज भी प्रोवाइड करेगी, टेक्निक भी प्रोवाइड करेगी, राइट। तो इससे क्या होगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। एग्रीकल्चर में रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। किसानों को नियमित भुगतान मिलेगा। खेत में ही परिवहन, यानी आपने टमाटर खेत में उपज कर लिया और ये कंपनी जो है अपना ट्रक भेज देगी और खेत से ही सारा का सारा सामान लेके चले जाएगी। यानी परिवहन की चिंता, ट्रांसपोर्टेशन की चिंता आप किसान को नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ किसान का संशय समाप्त हो गया कि किसान को एक संशय रहता था कि अगर मान लो टमाटर हम उपज करेंगे तो कोई लेगा कि नहीं लेगा। अब किसान कम से कम श्योर होंगे कि हम टमाटर अगर उपज कर रहे हैं तो इसे लेने वाला कोई है। अब देखो इसमें लॉस क्या, सबसे बड़ा लॉस है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का पक्ष कमज़ोर होगा। जैसे मान लो ये टोमेटो सॉस की कंपनी है और ये किसान है, तो ये पैसा देगा, ये टेक्निक देगा, इसके बाद पढ़े लिखे लोग अधिक हैं, इसके पास कॉर्पोरेट है पूरा, इसके पास पूरा कर सकते हो लॉयर वगैरह सब कुछ है। लेकिन इस किसान के पास ना तो लॉयर है ना ये लोग पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट जब किसान के साथ होगा कंपनी का, तो किसान का पक्ष कमज़ोर होगा। हो सकता है किसान जो है, जो टमाटर 10 रुपये किलो मार्केट में बेचना चाहता है किसान, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो 7 रुपये में ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले, राइट। तो ये सबसे बड़ा नुकसान की स्थिति हो सकती है, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। छोटे किसान से परहेज, मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो चाहेगा बड़े किसान से कंसल्ट किया जाए। छोटे किसान भारत में अधिक है, तो छोटे किसान को कैसे लाभ मिलेगा इस पे चर्चा नहीं किया गया। साथ ही साथ विवाद की अगर स्थिति होगी तो लाभ व्यापारी को लाभ मिलेगा। जब भी मान लो किसान और कंपनी के बीच में अगर विवाद होगा तो उस विवाद में बेनिफिट किसको होगा? कंपनी को होगा, राइट। किसान को बेनिफिट नहीं होगा, तो इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो 4-5 पॉइंट हमने डिस्कस किया आपके साथ, तीनों एक्ट में जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव में, निगेटिव में, लाभ में, हानि में, विरोध में, उस पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। खतरा बनता प्लास्टिक पोल्यूशन, एक बार खुद से पढ़ लेना, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भारत में मनाया गया था और उसका थीम था बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को हम हराएं। सिंगल यूज को प्लास्टिक को किस तरह से एलिमिनेट करना है विश्व लेवल पे, इसकी शुरुआत भारत में किए गए। भारत जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देगा, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त कर देगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है पीपी किट जो बन रहा है कोरोना के समय में, ग्लव्स जो बन रहा है या मास्क जो बन रहा है, इसमें अधिकतर जो है प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ये चूँकि प्लास्टिक के बने होते हैं तो इसमें संशय है कि आने वाले समय में प्लास्टिक पोल्यूशन अधिक बढ़ सकता है, और उसी संशय के खातिर यह जो है लिखा गया है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर लिया है, आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, जाकर के देख लेना आप। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे वित्तीय संकट के दौर में IMF का कहना है कि जो दूसरा विश्व युद्ध था उसी तरह की कंडीशन अभी विश्व के देशों में है। तो एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी GST क्षतिपूर्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया, सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना। GST कंपनसेशन पे वीडियो अलग से बनाया था। देखो यहाँ पे दिया हुआ जो मैं ऊपर चर्चा कर रहा था कि FCI का जो है स्टॉक की सीमा है 411 लाख टन,
लेकिन एफसीआई ने स्टोर कितना किया है, 822 लाख टन, यानी जो रिमेनिंग 411 लाख टन जो है आरबीआई की स्टॉक सीमा, एफसीआई की स्टॉक सीमा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, लेकिन उसका दुगुना इन्होंने स्टोर किया। तो ऐसे कंडीशन में इसके जो आधे अनाज हैं वो सड़ जाते हैं बाहर में, और उसी को लेकर के यहाँ पे एसबीआई की रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। एक बार इस रूम में देख सकते हैं आप, इसको भी एक बार आप देख लेना। अरेमको और एडनॉक भारत में निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। रत्नागिरी रिफाइनरी बन रही है, उस रिफाइनरी में सऊदी अरब की कंपनी है, जैसे भारत की इंडियन ऑयल है उसी तरह से सऊदी अरब की कंपनी है अरेमको, और इसी तरह से यूएई की कंपनी है एडनॉक मिल के रत्नागिरी रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिस रिफाइनरी को भारत बना रहा। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनेगी अगर वो बनेगी तो, राइट। और उसको बना कौन रहा है, रिलायंस बना रहा है उसे। देखो मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रूर आप लोग पढ़ना, ठीक है। पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू काफिर हैं, यहूदी काफिर हैं, और हिंदू को मारोगे आप, यहूदी को मारोगे तो आपको पुण्य का काम होगा। तो सोचो इस तरह की जिहादी बातें जो है पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, और ख़ास करके मिलिट्री जो है अपने दिशा निर्देश में इसे पढ़ाती है। तो निश्चित तौर पे ये गलत संदेश है, और एक बलूची नेता जो है इस तरह का वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र में दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जानकारी के लिए आपको पढ़ना चाहिए। भारत छोड़ के जो मुस्लिम पाकिस्तान गए थे उसे मुहाजिर कहा गया, और उसकी स्थिति आज भी अच्छी नहीं है, राइट। इसी तरह से पाकिस्तान में जो है भारत के खिलाफ एक तरह से जहर उगला जाता है, उसके बच्चे में जो है एक तरह से जहर भर दिया जाता है। जो बच्चे हैं नॉर्मली जो पढ़ना शुरू करते हैं उस पर एक जहर भर दिया जाता है, जो सही नहीं है। विश्व के देशों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ के मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। देखो ज्ञानपीठ सम्मान से मिलने के 3 सप्ताह बाद नंदू दरी का निधन। तो सबसे पहले तो याद रख लेना, जो ज्ञानपीठ सम्मान मिला है नंबूदरी जी को मिला है, जो मलयालम के कवि हैं। ये जो है मलयालम के कवि हैं, इसका नाम है अकित्तम अच्युतन नंबूदरी। मलयालम कवि हैं जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, हालांकि इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन याद रख लेना इस वर्ष का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, इस वर्ष का ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हीं को मिला है, नंबूदरी जी को। जानकारी के लिए इसको भी देख सकते हैं एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड सोख के ऑक्सीजन छोड़ेंगे कपड़े, ऐसे कपड़े तैयार हो रहे हैं, और निश्चित तौर पे अगर ये तैयार होंगे तो हमारे एयर के लिए काफ़ी अच्छा होगा, वर्ल्ड के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो केसर के बारे में बस मैं 2 इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। भारत में केसर का उत्पादन एकमात्र स्टेट है जम्मू कश्मीर जहां केसर का उत्पादन होता है, और विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पिछले वर्ष पूछा था, राइट। और एक बार इसको देख लेना कि उत्तर भारत के कुओं में आर्सेनिक जो है मिल रहा है, और आर्सेनिक कारण होता है कैंसर का। यानी उत्तर भारत के कुआं में आर्सेनिक है, जो लोग कुआं में का पानी पीते हैं वो एक तरह से कैंसर का शिकार हो सकते हैं, राइट। चलिए वीडियो में इतना ही था, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, राइट। तो क्वेश्चन है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत मेजर नहीं किया जाता है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत 8 मेजर कंपोनेंट हैं, और यूपीएससी ने 2015 में इस पे क्वेश्चन पूछा था, 15 या 16 में, देख लेना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर नहीं किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।